नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। व्हाट इफ इंडिया के इस पहले एपिसोड में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस सीरीज में ना हम क्या करने वाले हैं, मैं ना आपको एक छोटी सी घटना बताऊंगा जिसने पूरे हिंदुस्तान के भविष्य को चेंज करके रख दिया। और आखिर में आपसे एक सवाल पूछूंगा कि अगर ये घटना नहीं हुई होती तो आज हमारा प्यारा भारत कैसा होता। तो बात है 15वीं सदी की। उस टाइम पे ना हिंदुस्तान को जीतने की होड़ लगी हुई थी और ऐसा माना जाता था कि अगर कोई दिल्ली पे अपना साम्राज्य कायम करता है तभी वो हिंदुस्तान का राजा है, वरना उसको हिंदुस्तान का राजा नहीं माना जाता था। और 1526 में बाबर ने पानीपत के लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा के हिंदुस्तान का राजा बना। बट उसके कुछ टाइम बाद ही शेर शाह सूरी ने मुगल सैन्य को हरा दिया और हुमायूं वहां से पर्शिया भाग गया। पर्शिया यानी कि इस टाइम का ईरान। और ईरान का जो शाह था ना, वो उस टाइम पे शिया मुस्लिम हुआ करता था, जबकि हुमायूं जो है वो सुन्नी मुस्लिम था। फिर भी उसने शिया मुस्लिम धर्म को समर्थन दिया और बदले में ईरान के शाह ने उसे 12,000 के सैनिक दिए, 12,000 सैन्य दिया। और वो 12,000 सैनिक लेके अफगानिस्तान आया, अफगानिस्तान को जीता उसने। और फिर उसने दिल्ली पे चढ़ाई करनी शुरू कर दी, यानी कि दिल्ली पे हमला किया और दिल्ली को भी जीत लिया। अब उस टाइम पे ना हुमायूं की नसीब अच्छा रहा होगा, उसका लक अच्छा था। क्यों? क्योंकि उसने 1555 में ये हमला किया और उससे 10 साल पहले शेर शाह सूरी की मृत्यु हो चुकी थी। और उसके बाद जो भी सूरी वंश के शासक आए वो इतने पावरफुल थे नहीं, तो हुमायूं ने आसानी से दिल्ली जीत लिया। बट उसके ठीक एक साल बाद यानी कि 1556 में हुमायूं को ना आकाश देखने का, स्काई देखने का बहुत शौक था, अंतरिक्ष देखने का। तो वो स्काई देख रहा था, वो मतलब अपनी छत पे, और वहां से नीचे उतर रहा था। और उसी टाइम पे एकता कपूर के सास बहू की सीरियल की तरह वो सीढ़ी से गिर के मर गया। उस टाइम पे ना अकबर सिर्फ 13 साल का था और वो पंजाब में था। और उसी टाइम पे वाराणसी के पास चुनार नामक गांव में एक हिंदू सेनापति मुगल साम्राज्य को खत्म करने की तैयारी कर रहा था और उसका नाम था हेमचंद्र। एक्चुअली में देखा जाए ना तो हेमचंद्र इनिशियली में क्या करता था, वो दिल्ली के लोकल बाजार में एक छोटी सी दुकान में बारूद बेचने का काम करता था। बट उसने अपने काबिलियत के दम पे अपनी इस बारूद के दुकानदार की पहचान को आदिल शाह सूरी, जो कि सूरी वंश का आखिरी शासक था, उसके दीवान या तो सेनापति में बदल ली थी। और आगे चल के यही पहचान हिंदुस्तान के सम्राट में बदलने वाली थी। तो क्या हुआ, जैसे ही हेमचंद्र को ये खबर मिली वो वहां से ग्वालियर की ओर चल पड़ा। और एक अच्छी बात यह है कि जो ये अच्छी बात मतलब एक इंटरेस्टिंग बात थी ये कि जो हेमचंद्र था उसका सैन्य था, उसमें ज़्यादातर अफगान मुस्लिम थे। बट फिर भी ये जो हेमचंद्र है उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि वो इसके नेतृत्व में काम करते थे मुस्लिम होने के बाद भी, और उनको शाह हेमू करके पुकारते थे। तो शाह हेमू का सैन्य आगरा की ओर चला गया, उसने आगरा को कब्जे में किया, ताबे किया, और आगे चल के उसने दिल्ली पे चढ़ाई कर दी। अब उस टाइम पे ना, जैसा मैंने पहले बताया, जो अकबर था वो 13 साल का था और बहरम खान के साथ पंजाब के जालंधर में शिकार के लिए गया हुआ था। और दिल्ली पे उस टाइम पे वहाँ का एक सूबा तारदी बेग खान करके जो था वो दिल्ली का वहीवट संभाल रहा था, या तो दिल्ली पे जो भी देख रेख कामकाज चल रहा था वो तारदी बेग खान के अंडर में था। और शाह हेमू यानी कि हेमचंद्र की सैन्य काफ़ी शक्तिशाली था और उसने आसानी से दिल्ली को कब्जे कर लिया और मुगल सैन्य को भगा दिया। और फाइनली हर्ष गुप्त के बाद फिर से हजारों साल बाद, यानी कि 1000 या 1500 और 900 ऐसे कुछ साल थे क्रमशः, उसके बाद एक हिंदू सम्राट हिंदुस्तान पे फिर से आया और वो बने हेमचंद्र विक्रमादित्य। और हेमचंद्र विक्रमादित्य का सैन्य इतना बड़ा था और इतना शक्तिशाली था कि उस टाइम पे और कोई राजा उनसे भिड़ना नहीं चाहते थे, ना ही मुगल खुद मानते थे, या तो मुगल भी उसके सैन्य से डरते थे। और मुगल के लिए भी हेमचंद्र को जीतवाना इतना आसान नहीं था, अगर कोई अनहोनी ना हो तो। बट विधि के विधान को ये मंजूर नहीं था और अनहोनी हुई। तो क्या वो अनहोनी हुई वो मैं बताता हूँ आपको। तो जब हेमचंद्र ने ये गद्दी संभाली उसके 1 महीने बाद ही बहरम खान मुगल सैन्य लेके आ गया चढ़ाई करने। बट ऑब्वियसली वो हारने वाला था क्योंकि हेमू का सैन्य बहुत पावरफुल था। और युद्ध चला, दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ। ये वही पानीपत का मैदान था जहाँ पे पहले बाबर ने चढ़ाई की थी।
और हेमू जीतने ही वाला था। ऑलमोस्ट मुगल सेना पीछे हट करने स्टार्ट ही कर दिए थे कि तभी कि मुगल सैन्य के पास ना तीर मार थे, जो कि तीर को मारते थे, मतलब कि वो तीरंदाज थे। और उस तीरंदाज में से किसी ने रैंडमली तीर छोड़ा होगा, हमें ये पता भी नहीं है कि वो हेमू के लिए छोड़ा गया था या रैंडमली छोड़ा गया था, बट एक ऐसा ही तीर आके हेमू की आंख पे लगा और उसके दिमाग को क्षति पहुंची और वहां पे ही वो बेहोश होके गिर पड़ा। अब क्या हुआ, हेमू के सैन्य को ये लगा, उसके जो भी सैनिक थे उनको ये लगा कि हमारा सम्राट मारा गया, और वो लोग भाग खड़े हुए अपनी जान बचा के। एक्चुअली में हेमू के सैन्य को उस टाइम पे हेमू के नेतृत्व की जरूरत भी नहीं थी, तो आसानी से बिना हेमू के भी मुगल सैन्य को हरा सकते थे, बट वो डर के मारे भाग खड़े हुए और मुगल सैन्य जीत गया। और लास्ट में हेमू को बंदी बना लिया गया, क्योंकि वो जिंदा था। वो जब होश में आया, कुछ टाइम बाद में वो होश में भी आ गया था, बट जब वो होश में आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और हेमू को बंदी बना लिया गया और बैरम खान ने उसका सर कलम कर दिया। और ऐसे आखिरी में ऐसे दुखद तरीके से आखिरी हिंदू सम्राट की मौत हुई। और एक दुखद बात ये भी है कि हमारी एनसीईआरटी की और हमारे सिलेबस में ये मुगल साम्राज्य 7th स्टैंडर्ड में उन्होंने मुगल यानी कि मिडिवल पीरियड पे पूरी एक किताब, मतलब हमारा हिस्ट्री पूरा मिडिवल पीरियड में है। और मिडिवल यानी कि मध्य युग में एक हमारा हिंदू सम्राट भी हुआ था, लेकिन कहीं भी उसका जिक्र हमें देखने को नहीं मिलता है। चलो इस बात को साइड में रखते हैं। बात यह है, सोचो अब थोड़ी देर के लिए हम ये भूल जाते हैं कि वो तीर छोड़ा ही नहीं गया था, या तो वो तीर हेमू की आंख में नहीं लगता है, तो आज भारत का भविष्य क्या होता? तो आज भारत क्या होता? तो क्या भारत के पार्टीशन होते? क्या मोहम्मद अली जीणा भाई मकवाणा होते? या मीर जाफर और सिराजुद्दौला जैसे शासक आते ही नहीं? सिराजुद्दौला ना ही बंगाल के नवाब होते, ना ही मीर जाफर उनको दगा देते, और ना ही ब्रिटिश साम्राज्य शायद आ पाता हिंदुस्तान पे। या आ पाता, कैसे आ पाता, क्या होता? यही है आपका व्हाट इफ का सवाल। आप कमेंट सेक्शन में आप क्या सोचते हैं, अगर वो तीर सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य को नहीं लगा होता तो आज हिंदुस्तान कैसा होता? जय हिंद।